गुड। मैप दिखाई दे रहा है, विजिबल है आप लोगों को, क्लियर। यदि हम लोग बात करें तो मैप में एक एरिया हम लोगों को यहाँ पर हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है और इस एरिया को हम लोग कह रहे हैं गढ़वाल डायनेस्टी। क्या कह रहे हैं? गढ़वाल डायनेस्टी। सो बहुत क्लियर सी बात है कि यदि इससे इस तरफ हम मूव करें तो ये हिमालयन रेंजेज हैं, हिमालयन रेंजेज हैं। इधर की तरफ आपने देखा कि यहाँ पर चालुक्याज हैं, बीच में प्रतिहाराज हैं, है ना, चौहान हैं, चंदेल हैं, ये सब यहाँ पर राजपूत रूलर्स हैं जो आपस में भी फाइट कर रहे हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस और कौन कौन से रूलर ने यहाँ पर रूल किया है। और इधर तो आप देख ही रहे हैं, इधर इधर यही सीरीज पकड़ते चले जाएंगे तो क्या है, माउंटेनियस रेंज है ना, इधर पूरा माउंटेन्स है। यहाँ पर ये अफगानिस्तान वाला रेंज है इधर, और यहाँ से पूरा इधर इंडिया। ठीक है, तो मैप पर आपकी क्लियरेंस ज़्यादा जरूरी है। कौन सी डायनेस्टी? गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी को ही हम और क्या कह सकते हैं, राठौर डायनेस्टी। ठीक है, तो एक बात तो समझना कि यदि किसी के नाम में राठौर, चौहान और चंदेल ये सब लगा हुआ है तो प्राइमरली ही आर सी इज कंसिडर्ड एज राजपूत। बाकी यदि उसने शौकिया लगा रखा हो और जाति प्रमाण पत्र पर कुछ और लिखता हो तो अलग बात है, बट ये टाइटल्स क्या बताती हैं कि आप रूलिंग क्लास को बिलोंग करते थे कभी पास्ट में। ठीक है, क्लियर। फाउंडर चंद्रदेव, कैपिटल कन्नौज। कन्नौज का इंपॉर्टेंस आप पहले ही बहुत ज्यादा समझ चुके हैं कि वाई कन्नौज इज इंपॉर्टेंट, तो बार बार एक ही बात रिपीट करना दैट्स नॉट गुड थिंग। इनिशियल कैपिटल काशी, इनिशियल कैपिटल काशी। कहा जा रहा है कि शिलालेखों में चंद्रदेव का वर्णन कुशिका, कन्नौज, काशी, उत्तर कौशल, उत्तर कौशल, कौशल राज्य मतलब अयोध्या, राइट, अयोध्या एवं इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जैसे पवित्र स्थानों के रक्षक के रूप में किया गया है। सो ट्राई टू थिंक वंस कि जो काशी को सुरक्षित करे, जो अयोध्या को सुरक्षित करे, जो वृंदावन को सुरक्षित करे, उसका कंसर्न या उसका माइंडसेट कैसा होगा, रिलीजियस होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, और वो सनातन को प्रमोट करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फाउंडर चंद्रदेव, कंफ्यूज मत होना, गढ़वाल सारी डायनेस्टीज का फाउंडर मिलाने के लिए दे देगा, कोड मिलाने के लिए कि कौन सा किसके साथ सुमेलित है। तो बहुत आसान होता है, लेकिन तब जब आप पढ़े रहें। शुरू होता है, कहा जा रहा है कि गोविंद चंद्र 1114 से लेकर के 1154 तक, राइट। ध्यान समझना कि इसका नाम बार बार आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो क्या कहा जा रहा है कि इसने पाल शासक रामपाल को हराकर मगध का अधिकांश भाग तथा परमार शासक नरवर्मा यशोवर्मा को हराकर पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया। तो जो मगध पर अधिकार करेगा, अब ये कहाँ जा रहा है, बंगाल की तरफ जा रहा है, समझ रहे ना। मगध पर अधिकार करने का मतलब है कि बंगाल की तरफ वो एक्सेस कर रहा है, और मालवा पर अधिकार करने का मतलब है कि वो दक्कन की तरफ बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उसके चंदेल, कलचुरी, चालुक्य एवं कश्मीर के शासकों से मैत्री संबंध थे। यदि हम लोग मैप ड्रॉ करके समझने की कोशिश करें, कन्नौज में बैठा हुआ कोई रूलर, आप चूंकि सारा कुछ समझ चुके हैं, आप बताओ चालुक्य आपने पढ़ लिया, कलचुरी आपने पढ़ लिया, चंदेल आपने पढ़ लिया, और कश्मीर भी आपने पढ़ लिया। तो यदि ये सारा कुछ पढ़ लिया तो मैप पर टेरिटरी आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि कन्नौज में बैठा हुआ रूलर अपने लगभग चारों दिशाओं में जितने भी रूलर्स हैं उनके साथ कैसा अलायंस बना रहा है, मैत्री संबंध बढ़ा रहा है, फ्रेंडली अलायंस है ना। तो फ्रेंडली अलायंस है तो ये कन्नौज में इजीली रूल कर पाएगा। कहा जा रहा है चोल राजधानी में पत्थर पर उत्कीर्ण एक अपूर्ण अभिलेख में गढ़वाल नरेशों की वंशावली से स्पष्ट होता है कि गोविंद चंद्र के चोल राजाओं से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध थे। सो दिस पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि चोलों से कैसे संबंध थे। आंसर होगा फ्रेंडली रिलेशन थे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे पहले अभी आप देखेंगे आरओ के पेपर में क्वेश्चन आया था बलबन को लेकर के कि बलबन का रिलेशन मंगोलों से कैसा था। कारण क्या है, आप जैसे आज आप पढ़ रहे हैं ना कि इंडिया का रिलेशन चाइना से कैसा है, रशिया से कैसा है, यूएस से कैसा है, क्यूबा से कैसा है, फिलीपींस से कैसा है, वेनेजुएला से कैसा है। यदि इंडिया का रिलेशन वेनेजुएला से बहुत क्लोज हो तो यूएस से खराब हो जाएगा, होना चाहिए। यदि रशिया से बहुत क्लोज हो तो अगेन यूएस से थोड़ा खराब होना चाहिए। तो जियोपॉलिटिक्स में ये क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं कि उस समय के राजा का संबंध आसपास के राजाओं से कैसा था। तो चोलों के साथ कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, फ्रेंडली।
गोविंद चंद्र तथा उसके पुत्र विजय चंद्र ने अनेक तुर्क आक्रमणों को विफल किया। विफलता का कारण क्या हो सकता है, क्यों विफल कर पाए? क्योंकि जो इनके बाकी के नरेश हैं आसपास के, उनके साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं। यदि इनके साथ इनके एनिमी रिलेशन होते तो शायद वो सपोर्ट कर देते और ये हार जाते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी चीज को जीतने के लिए आसपास के लोग आपके फेवर में होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है गोविंद चंद्र के लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति, और इंग्लिश में भी यही टाइटल होगी, टाइटल है ना ये, तो विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। और उसके मंत्री लक्ष्मीधर ने विधि ग्रंथ कृत्य कल्पतरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने। कृत्य कल्प तरु ये लिखा इसके मिनिस्टर लक्ष्मीधर ने। तो याद रखना विविध विद्या विचार, ठीक है। गोविंद चंद्र ने सूर्य, शिव, वासुदेव आदि देवों की पूजा अर्चना की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्या कहा था आपसे, काशी, काशी, काशी का मतलब क्या है? शिव, है ना। अयोध्या, जब अयोध्या पाओगे तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, तो वासुदेव को आप लिंक करोगे। और फिर वायु सूर्य, आप में से कोई बताएगा मुझे, फिर सूर्य क्यों? अच्छा, काशी यदि आप देखो, काशी की यदि आप पूजा कर रहे हैं, मतलब शिव की पूजा कर रहे हैं, तो शिव के माथे पर क्या विराजमान है? चंद्रमा, चंद्रधर, है ना। तो आप चंद्र को भी मानेंगे, और यदि राम और कृष्ण को आप मान रहे हैं तो आप सूर्य को मानेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी, कुल किसका है? सूर्यवंशी ना, तो सूर्य ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो जो इन सब देवताओं की पूजा अर्चना कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सनातन को प्रमोट कर रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। गोविंद चंद्र ने उत्कल, उत्कल क्या है? उड़ीसा। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से, ईमानदारी से बताइएगा कि जैसे बहुत सारे नए टर्म्स आपको देखने और सीखने को मिलते होंगे जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। जैसे उत्कल कहाँ पर है, सिंध कहाँ पर है, द्रविड़ किसे कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये फील होता है कि इस क्लास में आप लोग ये सब सीख पा रहे हैं कुछ नया? नहीं, केवल हमारे फेवर में नहीं बताइए, अपनी इनर विल से जो निकल के आता है वो बताइए। सीख पा रहे हैं कुछ, चलिए बहुत अच्छी बात है, सीखते रहिए। अच्छा, सीखने के साथ साथ जब अगली बार आपके सामने टर्म आता है उत्कल, तो ऐसा तो नहीं कि दिमाग परेशान होता है कि हम तो जानते नहीं इसको, पीछे डिस्कस हो चुका है तो आज जानते होंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि उत्कल उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित एवं चोल देश के उनके शिष्य बागेश्वर रक्षित द्वारा संचालित जेत वन विहार को 6 गांव का दान दिया। आज तक कभी ये पॉइंट एग्जाम में तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इस नजरिए से है कि जो गोविंद चंद्र है, इसका माइंड सेट अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर नहीं है। फिर वही पॉइंट निकल के आता है। यदि हम लोग पीछे छोड़ दें दी चालुक्य रूलर्स में एक रूलर को जिसने जैन मंदिरों को तोड़वाया, अभी तक आपने कहीं किसी भी हिंदू रूलर के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि उसने जैन मंदिरों को या बौद्धिज्म को प्रमोट नहीं, या तो वो साइलेंट रहेगा और या तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। उसकी पत्नी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, बौद्ध मतानुयायी थी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहा है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुमार देवी के सारनाथ लेख में गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार बताया गया है। मतलब कहने का यह है कि विष्णु का अवतार बताने का मतलब यह है कि वैष्णविज्म को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगला रूलर कौन है? विजय चंद्र। विजय चंद्र के साथ क्या समझना आपको, कहा जा रहा है कि विजय चंद्र के ही समय में दिल्ली गढ़वालों के हाथ से निकलकर चौहानों के अधीन चली गई। ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार क्या समझा रहा हूं, जब तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है तो दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में रूल कौन कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर में रूल कैसे कर रहा है? दिल्ली कब निकल गया गढ़वालों के हाथ से? विजय चंद्र के टाइम पर। और किसके हाथ में जा रहा है? चौहानों के। दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में कौन रूल कर रहा होगा? चौहान रूलर्स। अब जयचंद्र, नाम देखिए, टाइम पीरियड देखिए और कहानी को समझिए। आप में से किसी को अपने भाई भतीजे का, अपने बच्चे का नाम फ्यूचर में जयचंद्र रखना हो तो रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे भाई? बताओ क्यों नहीं रखेंगे? रावण, रावण भी नहीं रखेंगे? हाँ हाँ, मतलब इतिहास में गद्दार कहा जाता है ना,
देखिए अपने बच्चों का नाम कहाँ कोई विभीषण रखता है, सुना है किसी ने? रावण भी नहीं रखते हैं लोग। हालांकि रावण बड़ा ज्ञानी था, रावण से आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। रावण होना भी आसान नहीं है। जिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग दिन भर घंटी बजा रहे हैं, कई बार उठा ले आता था, आओ चलो है ना, क्योंकि उसकी तपस्या में उतनी ताकत थी, उसे पता था। आपको क्या लगता है कि मतलब सीता जी को हर करके वो ले गया था किसी अपने विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए? आंसर होगा यस, विशेष उद्देश्य था। मर ही नहीं रहा था रावण, कोई और मार नहीं पाता ना, मुक्ति चाहिए थी। हाँ, जीवन से थक चुका था कि मतलब मुक्ति, मोक्ष तो चाहिए ना, तो मोक्ष किसके हाथों से मरने पर मिलेगा? तो कुछ करो, सीधे चैलेंज कर दो, नहीं कोई तो बीवी ले आएंगे, आओ निपट लो। हाँ, तो मारेंगे नहीं। तो इसीलिए समझिए, तो इतिहास पढ़ना चाहिए आप लोगों को। जयचंद्र 1170 से लेकर के 1194, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जिसमें मोहम्मद गोरी का 2 बार अटैक हो रहा है, और 1194 में ही बैटल ऑफ चंदावर पढ़ेंगे आप, क्रोनोलॉजी समझिएगा। यह गढ़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अंतिम महत्वपूर्ण शासक था चंद द्वारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद ने। इसमें जयचंद्र तथा चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संघर्ष का वर्णन है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि जयचंद्र तथा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन कहां पर मिलता है? तो आंसर होगा पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो लिखा किसने? चंदबरदाई ने। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, आया हुआ परीक्षा में आपके। प्रबंध चिंतामणि किसने? देखो प्रबंध चिंतामणि, फिर उधर प्रबंध कोश है ना, याद होगा राजशेखर ने जो लिखा, से भी जयचंद्र के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जयचंद्र के बारे में हमें 2 किताबें जानकारी दे रही हैं, एक तो पृथ्वीराज रासो और दूसरा प्रबंध चिंतामणि। दोनों के आथर अलग अलग हैं, याद रखना, दोनों के आथर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कहा जा रहा है कि फरिश्ता ने जयचंद्र की सैनिक शक्ति का वर्णन किया है। हसन निजामी, ये सारे, ये फरिश्ता को, हसन निजामी को, और जितने भी मिनहाज को, इब्न बतूता को, सबको आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। जब आप मिडेवल में ट्रेवलर्स पढ़ेंगे तो इन सब पे हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यही वो लिटरेरी सोर्स है जो हमको बताते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। यदि लिखते ही नहीं तो आप कैसे पढ़ लेते, बताओ मुझे? किसी ने लिखा होगा तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। हसन निजामी के विवरण में जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के अपहरण का उल्लेख है, और पृथ्वीराज रासो में जयचंद्र द्वारा पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेल शासक परमर्दी की सहायता प्राप्त करने का भी वर्णन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हमने क्या बताया जयचंद्र को लेकर के? कौन सा? चंदावर का। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधे कि चंदावर की लोकेशन, जब भी कोई युद्ध आपको पढ़ाऊं, जैसे कि वो कहे बैटल ऑफ बिलग्राम, तो पहला पॉइंट ये समझना होता है कि बैटल ऑफ बिलग्राम, तो बिलग्राम कहां पर है, लोकेशन फाइंड आउट करो, है ना, कभी भी, तो आपका दिमाग ओपन होता है। जैसे पानीपत तो आप समझ जाते हैं, कोई कहता है बैटल ऑफ खानवा, तो खानवा की लोकेशन पहले पता करो कि लोकेशन है कहां पर खानवा, तो भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से चंदावर तो वर्तमान एक जिला है एटा, कहां का? उत्तर प्रदेश का। ईयर क्या है? 1194। किसके किसके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गोरी। परिणाम क्या है? जयचंद पराजित हुआ तथा मार डाला गया। और इस युद्ध में गोरी की ओर से सैन्य संचालन कौन कर रहा था? एक बात दिमाग में अपने सेट रखना, 1192 ऑनवर्ड्स, 1192 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम जो युद्ध इंडिया में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं, कौन कौन लीड कर रहा है उसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि सभी योग्यतम, मतलब सभी योग्य गुलामों में से यदि कोई योग्यतम गुलाम था, सुपर इंटेलिजेंट स्लेव यदि कोई था, तो ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार उसका नाम आ रहा है, और वही इसीलिए देखो आगे सल्तनत को फाउंड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ मोहम्मद गोरी, क्योंकि वो कभी अपने आप को शासक नहीं मान पाया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज एवं काशी को लूटा। मोहम्मद गोरी के वापस लौटने पर कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? हरिश्चंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम और पहला तो याद होना ही चाहिए। अंतिम और पहला याद होने से क्या फायदा होता है आपको समझाएं। पिछले बार परीक्षा में सेन डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी पूछ लिया। जो पाल डायनेस्टी जब ब्रेक डाउन हुई तो बंगाल में कौन सी डायनेस्टी डेवलप हो रही? सेन।
तो लोगों ने कहा पेपर सर बड़ा डिफिकल्ट आ गया। डिफिकल्ट नहीं है, पहला और आखिरी याद रखो, क्रोनोलॉजी में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सारा याद कर पाना आपके बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि पूरा आप एक ही कोई एक सब्जेक्ट पर मास्टर तो कर नहीं रहे हैं, सामान्य ज्ञान चाहिए। तो सामान्य ज्ञान सामान्य समझ से विकसित होती है, पहला और आखिरी याद रहेगा तो क्रोनोलॉजी आराम से उसमें ऑप्शन में दिख जाएगी आपको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगला एक छोटी सी डायनेस्टी और है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि अजमेर और दिल्ली वाले रूल में कौन रूल कर रहा था, चौहान। तो यहाँ पर शाकंभरी चौहान, इनको फाउंड कौन कर रहा है, वासुदेव चौहान। प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, हमने बताया ना शुरू में ही कि चौहान चंदेल ये सब कहाँ से अलग हो रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारों से, राजपूत है ना ये सारे, तो यहाँ से अलग हो रहे हैं ये, ठीक। राजधानी सांभर, जिला कहाँ, अजमेर राजस्थान, राजधानी के नाम पर ही इनको क्या कहा गया, शाकंभरी चौहान कहा गया। अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज ने मालवा के शासक को जीता और इसने तुर्कों से नागौर को पुनः प्राप्त कर लिया, ठीक है। अजयराज के बारे में और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चौहान राजधानी सांभर से कहां लेकर के आया, अजमेर। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा सकता है कि चौहानों की राजधानी कहां पर थी। बार बार जब भी मैं पृथ्वीराज चौहान को समझा रहा हूं तो मैं क्यों दिल्ली के साथ साथ अजमेर का नाम ले रहा हूं, क्योंकि अजमेर वॉज द कैपिटल। किसका कैपिटल था, चौहानों का, ठीक है, क्लियर। जयानक मठ या जगनीकृत पृथ्वीराज विजय में तुर्की के विरुद्ध अजयराज की सफलताओं का वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जगनीकृत पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय अलग अलग टेक्स्ट बुक है। तो एग्जाम में क्या पूछ लेगा आपसे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो आप आंसर करेंगे चंदबर दाई ने, और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक मठ या जगनिक ने। तो जगनिक के नाम से परीक्षाओं में कई बार सवाल आया है कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है। और होता क्या है कि जैसे ही आप पृथ्वीराज तक पढ़ते हैं और नीचे चंद्रबरदाई देखते हैं, आप आंसर क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं कि इसी ने लिखा होगा, है ना। सो एग्जामिनर आपके इमोशंस के साथ खेलता है। हमेशा जीवन में याद रखना, यदि सफल होना है तो दो चीजों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्या, कौन सी दो चीजें, एग्जामिनेशन हॉल और आपकी अपनी लाइफ, और इन दोनों चीजों पर कंट्रोल करने के लिए एक चीज पर कंट्रोल करिए, दैट इज इमोशन। यदि इमोशन हावी हो रहा है तो नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। कभी भी इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना है। यू मस्ट हैव अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशन एंड योर प्रोफेशन, है ना। इमोशनल होकर जवाब देंगे गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा, बचा नहीं पाएंगे आप उसको, ठीक है। तो सिक्का, चूंकि यदि कोई भी शासक सिक्का इशू कर रहा है तो डेफिनेटली वो शासक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिक्का जारी करने वाला शासक अपने आप को बड़ा मानता है। नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कभी देखिए यंगस्टर स्टेटस लगाते हैं ना इंस्टाग्राम स्टोरी पर, क्या कि जब मेरा वक्त आएगा तो मेरे नाम के सिक्के चलेंगे। तो आपके नाम के सिक्के चलें, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है भाई। तो अजय राज को समझा आपने। अरुणोराज का टाइम पीरियड देखिए। अरुणोराज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुर्कों को इसने निर्णायक रूप से पराजित किया। शैव मतानुयायी अरुणोराज, तो शैव फॉलोवर्स है, राजपूत हैं तो या तो शैव को फॉलो करेंगे या तो विष्णु को फॉलो करेंगे। वराह मंदिर बनवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वैष्णविज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और इस मंदिर को जहांगीर द्वारा तोड़वा दिया गया। ये वही लोकेशन है जहां पर जहांगीर को प्रसन्न करने में अंग्रेज जो ट्रेवलर्स थे वो बड़ा सफल हुए। अजमेर में ही तो मुलाकात हुई थी, आगे पढ़िएगा जहांगीर को। भाई कैप्टन हॉकिंग्स तो कोर्ट में आया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंग्स ने ही सारा काम नहीं कर दिया था ना, उसके बाद के जो ट्रेवलर्स आए हैं वो जहांगीर को बहुत समझा पाए हैं। तो जहांगीर अजमेर पर बड़ा फोकस, जो दिल्ली में बैठेगा अजमेर पर फोकस करेगा ही करेगा। जहांगीर ने तोड़वा दिया। कहा जा रहा है कि वृद्धावस्था में उसके पुत्र जगदेव ने उसका वध कर दिया, मतलब ये अरुणराज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद विग्रहराज। विग्रहराज पर कभी कभी क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, बीसल देव के नाम से। टाइम पीरियड 1153-1163। इसमें भी सबसे अधिक कुछ महत्वपूर्ण है तो हर बार की तरह से वही कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन बनता है। देखिए कहा जा रहा है कि उसने तोमर राजा तंवर को हराकर दिल्ली जीत गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिल्ली का नाम जानते हैं, दिल्ली क्यों पड़ा? जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
इस तोमर डायनेस्टी का एक रूलर था, इसका नाम था ढिल्ली। क्या नाम था? ढिल्ली। ढिल्ली के नाम पर धीरे धीरे ये दिल्ली हो गया। डायनेस्टी कौन सी थी? तोमर। अब याद क्या रखना है कि इस डायनेस्टी के शासक तंवर को हरा करके चौहानों ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फाइनली आर यू क्लियर कि दिल्ली और अजमेर दोनों किसके कंट्रोल में आ चुका है? चौहानों के। और पृथ्वीराज चौहान को कौन हराएगा? मोहम्मद गोरी। और यही क्षेत्र में ले आकर के लोगों से कहेगा कि अब असली रूलर हम लोग हैं, चौहान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे बड़ी सफलता तोमर वंश की स्वाधीनता खत्म कर उसे अपना सामंत बना लेना। समझा रहे ना? दिल्ली एग्जैक्ट सेंट्रलाइज है ना, लोकेशन। नहीं समझ पा रहे बात को भाई? दिल्ली से आप अजमेर की तरफ बढ़ गए, दिल्ली से आप कन्नौज की तरफ बढ़ गए, दिल्ली से आप मालवा की तरफ बढ़ गए, दिल्ली से आप लाहौर की तरफ बढ़ गए, तो दिल्ली की लोकेशन कैसी है? बिल्कुल सेंट्रलाइज है। तो दिल्ली आप जीत रहे हैं, तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि उसने आर्यावर्त को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया। मतलब आर्यावर्त को मुक्त कराने का मतलब है, और आक्रमणकारी का मतलब जो विशेषतर टर्क इन्वेजन हो रहा है उससे मुक्त करना। ठीक है, उसने हरिकेली नामक नाटक लिखा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक है इसलिए यह नाटक भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चौहान डायनेस्टी के किस रूलर ने हरिकेली नामक नाटक को लिखा था। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है कि जिसके कुछ अंश अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की सीढ़ी पर पत्थरों पर उत्कीर्ण है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना? 2.5 दिन का झोपड़ा 1197 के आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन है अजमेर में, मस्जिद थी। ठीक है, लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद नहीं थी। 96 में स्टार्ट हुई कुव्वतुल इस्लाम, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से आगे बढ़ते हैं अजमेर की तरफ। ये कहा जा रहा है कि उसके राज कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाट्य ग्रंथ लिखा। ये वाला पॉइंट एग्जाम में 2-3 बार तो आ ही चुका है कि सोमदेव ने या कौन सी रचना की थी, तो इसको याद रखना, ललित विग्रह राज। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख से विग्रह राज की उपलब्धियों का पता चलता है। और वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मूलतः विग्रह राज विशल देव द्वारा बनवाया गया संस्कृत विद्यालय था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन को झोपड़ा बनवाया मस्जिद, तो उससे पहले वह क्या था? तो उससे पहले क्या था बताओ? इससे पहले ये संस्कृत विद्यालय था। फिर ये संस्कृत विद्यालय बनवाया किसने था? तो विग्रह राज विशल देव ने। अब समझ में आ गई होगी पूरी बात? एस्पिरेंट कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति हमको समझाओ, ढूंढ के दिखाओ कि जिसको ये ना पता हो कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है और किसने बनवाया। सबको पता है, मैक्सिमम को ये भी पता है कि उससे पहले वो क्या था? संस्कृत विद्यालय था। लेकिन यदि क्वेश्चन एक स्टेप और बैक जाता है, एक स्टेप और बैक जाता है, तो क्या हो जाएगा? एक स्टेप और बैक जाएगा तो पता चलेगा कि विग्रहराज विशल देव ने बनवाया था। ठीक है, समझ गए पूरी बात को? ठीक है, ये वाली टाइटल कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, कई बार। राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर के 1192 तक। कहा जा रहा है कि यह चौहान राजा सोमेश्वर तथा रानी कर्पूर देवी का पुत्र था। यह चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। और कहा जा रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद बाल्यावस्था में राजा बने पृथ्वीराज की मां ने मंत्री कैम्बास की सहायता से कुछ समय तक संरक्षिका के रूप में शासन संचालन किया। फिर वही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जब 13-14 वर्ष में कोई रूलर बनेगा तो उसकी मदर जो होंगी वो क्या करेंगी? रूल करने में उसका मदद करेंगे। ठीक है, उसके चाचा भुवने कमल ने भी प्रशासनिक कार्यों को तो अंडरस्टूड है, यदि माँ रूल कर रही तो उसमें सपोर्ट कौन करेगा? थोड़ा बहुत चाचा या जो भी मामा वगैरह होते हैं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला युद्ध तराइन का किसके किसके बीच में हो रहा है? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज थर्ड कह लीजिए या पृथ्वीराज चौहान कह लीजिए। गोरी इसमें पराजित हो रहा है और मोहम्मद गोरी पराजित हो रहा है, और इनकी क्या हो रही है? जीत हो रही है पृथ्वीराज तृतीय की। यहां पर एक गलती हो रही है। एक गलती ये हो रही है कि पृथ्वीराज चौहान को ये लग रहा है कि इससे पहले के इस्लामिक इन्वेडर्स की तरह से ये भी आया है, लूटेगा, लूट करके वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये आया, लूटा और लूटने के साथ इस्लाम को एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए समझिएगा। कहा जा रहा है कि मिन्हाजुद्दीन के अनुसार पराजित होने के पश्चात गोरी की सेना बिना किसी कष्ट के स्वदेश लौट गई तथा चौहानों ने उसे तंग नहीं किया। ये समझ रहे ना? यही बात आपको समझा रहे थे कि निहत्थे पर वार
नहीं करना है। राजा गिरा है, मरा पड़ा है, अधमरा पड़ा है, चाहता तो वहीं पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता, लेकिन कहा कि ठीक है, दोबारा इधर मत पलट के देखना, भाग जाओ यहां से। जान बचा करके चला गया, है ना। इतिहास कहता है ना कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि एक साल में फिर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है राजपूतों के साथ, एक है ये चीज कि यदि उन्हें थोड़ा सा यश वैभव मिला तो पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। क्या होती हैं? तो जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए तो पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, और उधर मोहम्मद गोरी कंसोलिडेट कर रहा था अपनी पावर को, और फिर एक ही साल बाद अब देखिए इतिहास बदल जाता है। क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की लोकेशन क्या, वो सब पहले समझा चुके हैं, है ना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, और अब की बारी हार किसकी हो रही है? पृथ्वीराज चौहान की, और जीत किसकी हो रही है? मोहम्मद गोरी की, है ना। और क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी ने कहां अधिकार प्राप्त कर लिया? दिल्ली। और दिल्ली में कौन सा शासन स्टेब्लिश हो रहा है? तो यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि भारत पर पहली बार कौन से मुस्लिम शासकों ने अटैक किया, तो आंसर होगा अरबों ने। लेकिन भारत पर कौन से मुस्लिम शासन की स्थापना पहली बार हुई? तो तुर्कों की हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? गुड। पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन से? एक तो जयानक भट्ट थे, विद्यापति गौड़ थे, पृथ्वी भट्ट थे, बागेश्वर थे, जनार्दन थे, विश्वरूप थे। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई को क्या कहा गया? राज कवि कहा गया। ठीक है, समझ रहे ना बात को? बताइए हाँ, है ना। तो राज कवि के रूप में पृथ्वीराज रासो, और बाकी और सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो चंदेल, चौहान, कलचुरी, याचेदी, चालुक्य, गढ़वाल, ये सारी डायनेस्टी आपको समझ में आ रही है। और कौन से, फाइनली दिल्ली में कौन से शासन की स्थापना हो चुकी है? तुर्की शासन की। और तुर्की शासन को स्थापित करने का श्रेय वैसे तो मोहम्मद गोरी को जाएगा, लेकिन फाउंडर की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन। ठीक है, थैंक यू।